द नीड फॉर अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों है? इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसमें वो लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। तो पार्लियामेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है कि चलाना और मैनेज करना ऐसी कंट्री को जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए पार्लियामेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि वो सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। हमने अभी देखा कि पार्लियामेंट में जो है दो हाउसेस होते हैं और दोनों ही हाउसेस बराबर से हिस्सा लेते हैं जो भी प्रोसेस है फॉर्मेशन का या चेंजेस का लॉज में। इस पर्पस के लिए खास गाइडलाइंस जो है वो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पार्लियामेंट जो फंक्शन करता है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। अब आपको बताना है कि कुछ भी न्यूज जो पार्लियामेंट की पब्लिश हुई हो न्यूज़पेपर में उसके बारे में आपको बताना है। फिर देखते हैं रोल क्या है पार्लियामेंट का। अभी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं वो उन्हीं के अनुसार होते हैं जैसी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अलग अलग कमिटीज जो है बनाई जाती है ताकि इन फंक्शंस को करा जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो करा जाता है पार्लियामेंट का वो है फॉर्मेशन नई लॉज बनाने का और चेंजेस करना जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या उनको खत्म करना। बजट के माध्यम से पार्लियामेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। जो भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है वो किया जाता है एग्जीक्यूटिव मशीनरी के द्वारा, उसको जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। जो डिबेट्स होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर जो कि होती है राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर, उससे गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एक चेतना में रहती है कि उसकी क्या गलतियां हैं और उसकी क्या आगे आने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये डिबेट्स ऑन द होल नेशन को एक तरह से जागरूक बनाती है कि क्या गवर्नमेंट की नीतियां चल रही है। अब इसमें आपको एक अगेन एक्टिविटी दी है कि आप अपने एल्डरली पर्सन या टीचर की मदद से कोई भी 6 एमपीज जो गुजरात से हैं उनके नाम लिख सकते हैं। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री का है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनकी एज 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट उनका नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट किसमें, और उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एलिजिबल हो मेंबरशिप लोकसभा और राज्यसभा के लिए। अब देखते हैं पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं और ये करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। साथ ही साथ वो जो है ओथ दिलवाते हैं, जो ऑफिस होता है उसके लिए ओथ दिलवाते हैं इन अपॉइंटेड मिनिस्टर्स को। प्रेसिडेंट को हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं आर्म फोर्सेस का इंडिया के अंदर, और उनके पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर वॉर भी कर सकते हैं या एक ट्रीटी भी कंक्लूड कर सकते हैं, यानी संधि भी कर सकते हैं, वॉर भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स स्टेट के, जज सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन ऑफिशियल्स को और इंडियन एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज के लिए। प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड है कि वो बुला सकते हैं या क्या कहते हैं जो भी प्रोरोग कह सकते हैं मीटिंग्स हैं दोनों हाउसेस की, उनको करने के लिए वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड होते हैं। प्रोरोग का मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो इशू कर सकते हैं एक प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का, जब सिक्योरिटी जो है किसी भी हिस्से की कंट्री की वो खतरे में हो। प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है स्टेट की ले सकते हैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर उस पर्टिकुलर स्टेट में। एक बिल जो है लॉ तभी बनता है जब उसको प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया जाता है। टर्म जो है प्रेसिडेंट की वो 5 साल है। जब ऑफिस में होते हैं तो कोई भी क्रिमिनल केस जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं लॉन्च किया जा सकता, ना ही कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है कि उनको अरेस्ट किया जाए या उनको जेल में डाला जाए। प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं और प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब यहाँ पर एक बात जानने की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और मिसेस प्रतिभा पाटिल ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। इनको इलेक्ट किया जाता है या तो लोकसभा के लिए या फिर राज्यसभा के लिए। प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं लीडर जो होता है पार्टी का जिसने मेजॉरिटी हासिल करी है ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। प्रेसिडेंट ही जो एडमिनिस्टर करते हैं, जो ओथ ऑफ ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं पार्लियामेंट का। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है
वो संवैधानिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर जो हैं सारा का सारा काम करते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स देना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको मॉनिटर करना और उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। पॉलिसी के लेवल डिसीजंस जो होते हैं या वो भी पॉलिसी लेवल डिसीजन जिसमें कोई नीति बनाई जा रही हो वो सभी उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है फॉर्मल तौर पे अपॉइंट करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। अब ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि जो डिसाइड करते हैं कि किसको इंक्लूड करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और किनको बाहर रखना है। मीटिंग्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हैं उनको भी चेयर प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल हैं। उन क्वेश्चंस के लिए उनकी जवाबदेही बनती है जो कि मेंबर्स जो पार्लियामेंट के उनके द्वारा उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आते हैं थर्ड स्पीकर, चेयरमैन। जो स्पीकर है लोकसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा से ही। जो इलेक्टेड स्पीकर है वो ज्यादातर मेजॉरिटी पार्टी को बिलोंग करते हैं। एक प्रावधान जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अगर कोई मेंबर बिहेव करता है इनडिसेंट मैनर में हाउस के अंदर तो जो स्पीकर या चेयरपर्सन है वो उसे सस्पेंड कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी या पूरे सेशन के लिए भी। दोनों ही हाउसेज में मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं स्पीकर या चेयरपर्सन को एड्रेस करके, और ये जो है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या और मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब यहाँ दिया गया है मिस्टर गणेश वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरमैन राज्यसभा के। अब रोल क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज के वो एंजॉय करते हैं सेम राइट्स को। पार्लियामेंट में वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं या इशू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी उनसे जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बिलोंग होते हैं उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो जो है उसके बारे में बात करते हैं, इश्यूज के बारे में। जो प्रोसीडिंग्स हैं दोनों हाउसेज की वो टेलीकास्ट करी जाती है ताकि लोग भी देख सकें। मेंबर्स कोई भी हाउस का हो वो अपने आइडियाज़ या विचारों को फ्रीली रख सकता है। जो सवाल आप पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं तो और जो आंसर्स जो हैं दिए जाते हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब आता है अंडरस्टैंडिंग लॉ। इंडिया में जो मेथड है फॉर्मेशन का लेजिस्लेशन का ये भी डेवलप किया गया ऑन द बेसिस जो मॉडल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जैसे कि पहले बताया कि नई लॉज फॉर्म होती हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं एग्जिस्टिंग लॉज में जब ज़रूरी होता है। ये जो एम है लॉज को फ्रेम करना ये मेनली है इंडिविजुअल या उसकी कलेक्टिव फ्रीडम को मेंटेन करना। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ये देखती है कि लॉज प्रॉपरली से इम्प्लीमेंट लागू हो रहे हैं कि नहीं। जो लॉज है कंट्री की वो सबको समान अधिकार देती हैं, हर नागरिक को। अगर लॉ फॉलो नहीं करी जा रही है और उसका नतीजा होता है इनजस्टिस हुई किसी के साथ तो वो जो है जुडिशरी जा सकता है। जुडिशरी लॉ की व्याख्या करती है और प्रॉपर जस्टिस देती है विक्टिम को। कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे जुडिशरी फंक्शन करती है पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ दिया गया है कि कब एक ऑर्डिनरी बिल एक्ट बनता है। पहली रीडिंग में प्रिंसिपल्स या जो बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं बिल के वो डिस्कस किए जाते हैं। सेकेंड रीडिंग में एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन होता है बिल कैसे आएगा, और थर्ड रीडिंग में हर क्लॉज जो है बिल का वो डिस्कस किया जाता है, फिर उसको दूसरे हाउस भेजा जाता है। वहाँ भी बिल जो है वो 3 रीडिंग से होके गुजरता है। जब दोनों हाउसेस पास कर देते हैं बिल को तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनकी सहमति के लिए, और उनके सिग्नेचर के बाद बिल जो है वो एक्ट बनता है। वाई इज लॉ नीडेड? अब लॉ की ज़रूरत क्यों है? जो कहते हैं जो सब बराबर हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, यही एक नीति है जिसके बेसिस पर हमारी लॉ जो है कंट्री की वो फंक्शन करती है। लॉ सबको इंश्योर करती है कि उसको पीस हो, सेफ्टी मिले और यूनिटी बनी रहे कंट्री के अंदर। इसीलिए लॉ बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग जो सिस्टम की है उसके लिए। जो वैल्यू स्टेट करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो तब अकाउंट में ली जाती है जब हम लॉ बना रहे होते हैं। अगर लॉ जो है फॉर्म होती है जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब इंडियन जुडिशरी है वो उसको कैंसिल कर देती है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया?
सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। बाय।